हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मेटल और नॉन मेटल के पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, और हम लोगों ने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात की थी। मतलब धातु के सामान्य भौतिक गुणों की बात हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने सामान्य भौतिक गुण देखे थे धातुओं के। धातु क्या होती है इस बात की बात की थी, अधातु क्या होती है इस बात की बात की थी। आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, धातुओं के सामान्य रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं। लेकिन इस गुण की बात करने से पहले हम लोग दो चीजें ये देखेंगे कि अगर धातु जो है मेटल ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो फिर कैसे रिएक्शन होता है धातु और अधातु का। दूसरा, अधातु और अधातु जब रिएक्शन करती हैं तो फिर क्या होता है। नॉन मेटल जब रिएक्शन करती हैं तो किस तरह के अणु का संयोजन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक सक्रियता श्रेणी होती है मेटल की, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिससे हमको ये मालूम होता है कि कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है, कौन सी धातु दूसरी धातु का उसके लवण के विलयन से विस्थापन कर सकती है, कौन सी धातु नहीं कर सकती है। इस बात को हम लोग सीखेंगे, तब हम लोगों को इसके केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। मेटल की बात जब हम लोगों ने की थी पहले चैप्टर में धातु की, तो धातु की जो हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि जो भी एलिमेंट होते हैं प्रकृति में उनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। एक विद्युत धनात्मक तत्व और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व। जो विद्युत धनात्मक तत्व होते थे वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते थे, मतलब धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते थे। और जो ये तत्व होते हैं जो धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को हम लोग धातु कहते हैं। तो मेटल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, करने की प्रवृत्ति है इनकी, इलेक्ट्रॉन ये त्याग करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हम लोगों ने नॉन मेटल को देखा था, अधातु को देखा था, नॉन मेटल को देखा था, अधातु को देखा था। और अधातु के बारे में हम लोगों ने कहा था ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं जो ऋणायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। और यह प्रवृत्ति आएगी कैसे। यह प्रवृत्ति आती है कि जो अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं उनके सदृश ये विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप ये जाने कि अक्रिय तत्व होते क्या हैं। तो अक्रिय तत्व जैसे आपका हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। तो दो अगर किसी तत्व का में दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहली कक्षा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अक्रिय हो जाएगा। तो मतलब ये संतुष्ट हो जाएगा, ये अक्रिया में भाग कम लेगा। दूसरा जो अक्रिय गैस है वो है नियान, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8 होता है। तीसरा है आर्गन, इसका है बेटा 18। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 288। मतलब ये जो तत्व हैं, अक्रिय तत्व हैं, इनके सदृश से सारे मेटल और नॉन मेटल अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करना चाहेंगे। या तो वो दो, अगर पहला कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहेंगे, अगर दूसरी कक्षा है तो 2 कक्षाएं हैं उनमें तो 2 कोष हैं, 2 कोष हैं उसमें, तो 2,8 की तरह की वो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था चाहेंगे। अगर उनके पास 18 तक के इलेक्ट्रॉन है तो 2,8 की तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था वो चाहेंगे। तो सारे जो मेटल और नॉन मेटल के तत्व हैं वो ऐसी ही संरचना चाहेंगे। तो इस संरचना को प्राप्त करने के लिए वो तो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले होंगे वो धनायन बनाने वाले होंगे, उन्हें धातु कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होंगे वो ऋणायन बनाने वाले होंगे, उन्हें अधातु कहेंगे। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मेटल में, मेटल के एग्जाम्पल में आपने जैसे सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर है 11, परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8
2 8। अब फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगले कोष में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो अगले कोष में चला जाएगा। तो यहां देखें सोडियम के पास की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो आई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आया 2 8 1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करना चाहता है, या तो 2 8 का प्राप्त करना चाहता है या 2 8 8 का प्राप्त करना चाहता है। तो दो बातें हुई, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देगा तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी 2 8 की। या ये 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी 2 8 8 की। तो दोनों ही दशा में ये अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब लेकिन इन दोनों में ये किसको चुनेगा, चुनेगा उसको जो फायदेमंद होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन का देन लेन हो उसको वो प्रेफर करेगा, उसको वो वरीयता देगा। तो कम इलेक्ट्रॉन का देन लेन इसमें है तो यह इस वाले को करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनायन बनने की प्रवृत्ति रखेगा, तो इसलिए इसको मेटल कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये एक पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसी तरह यहां एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। तो 2 8, 2 कोष तो पूरे हो गए, अब तीसरे कोष में ले चलिए तो 7 इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं। अब यहां देखिए, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन भी अक्रिय तत्व की सदृश संरचना प्राप्त करने के लिए 2 काम करेगा, या तो इसकी संरचना 2 8 हो, या तो इसकी संरचना 2 8 8 हो। यही 2 अक्रिय संरचना है जो इसके अगल बगल हैं। अब देखें, अगर ये 2 8 की अक्रिय संरचना प्राप्त करना चाहेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन को इसे त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 8 8 की अक्रिय संरचना प्राप्त करना चाह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि वरीयता उसको देगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का देन लेन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कम है तो इसे यह वरीयता देगा। तो यहां क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, ऋणायन बनने की प्रवृत्ति है, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जब धातु और अधातु दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और दोनों क्या करेंगे, जरूरत दोनों की सेम रहेगी, एक देना चाह रहा है और एक लेना चाह रहा है। तो एक देगा और दूसरा लेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा जिसे कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध, और ये एक यौगिक बनाएंगे जिसे कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। मिटाते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो फिर किस तरह के यौगिक बनाएंगे, जो हम लोगों का मूल बिंदु है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं कि धातु और अधातु की क्रिया जब होगी तब क्या होगा, धातु और अधातु की रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखें, जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे मेटल और नॉन मेटल की तब क्या होगा, मेटल धातु और नॉन मेटल अधातु, अधातु, इनकी जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे, इनकी जब हम लोग अक्रिया कराएंगे तो ये यौगिक बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे जिसे कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे, ये वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, धातु जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जरूरतें दोनों की एक दूसरे से पूरी हो रही हैं तो दोनों एक तरह का बंध बनाएंगे दोनों के बीच में जिसे कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध, और वैद्युत संयोजी बंध से जो यौगिक का निर्माण होगा उसे कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपको सोडियम और क्लोरीन, 2 एग्जाम्पल हमने लिए थे,
इनकी रिएक्शन हमको करानी है। धातु के रूप में आपने ले लिया सोडियम को और अधातु के रूप में ले लिया आपने क्लोरीन को। इनकी रिएक्शन करानी है। तो ये आपका बेटा मेटल हो गया, धातु हो गया, और ये आपका नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गई। इनकी रिएक्शन जब आपको करानी है तो आपको इनके इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे और आप इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया तो 2, 8, 1। तो जो ये सबसे बाह्य कोष में इसके इलेक्ट्रॉन है, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन के देन लेन में काम करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम सोडियम के ऊपर रख दें तो इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना हो जाएगी सोडियम की। तो एक इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के ऊपर रख देंगे तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इसी तरह क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7। तो जो ये बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन है 7, इसे कहेंगे क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के ये संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के ऊपर रख देंगे तो डॉट से या क्रॉस से, तो इसे कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग अब की बार डॉट से लिखते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे मेटल और नॉन मेटल को उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में। आप देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक वैकेंसी है, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लेगा। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जब लेगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे, और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आगे जो हो जाएगा, ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होगा, एक बंध का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक बंध का निर्माण करेंगे जिसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और इस वैद्युत संयोजी बंध में एक डायरेक्शन हम बनाएंगे तीर की। वह तीर की डायरेक्शन बीच में बनाएंगे, किनारे मत बनाइएगा, बीच में बनाएंगे। ये तीर की डायरेक्शन ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन दिया गया है सोडियम से ने और इलेक्ट्रॉन लिया है क्लोरीन ने। जो देगा उसकी तरफ से लगेगा और जो लेगा उसकी तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जो यौगिक बना, वह यौगिक बना आपका NaCl। ये जो यौगिक बना, कंपाउंड बना, इसे कहेंगे आप वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। और ये जो बॉन्ड बना, यह बॉन्ड आप कहोगे वैद्युत संयोजी बंध, इसे कहोगे आप वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है वैद्युत संयोजी बंध, और जो यौगिक बनता है वह यौगिक कहलाता है वैद्युत संयोजी यौगिक। आगे एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई दूसरे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अब की बार हम लोग ले लें, और मैग्नीशियम क्लोराइड से हम लोग देखते हैं कि किस तरह का यौगिक का निर्माण होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे देखें ये मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2। यहां पर आप ध्यान दें, मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल है बेटा। ये मैग्नीशियम जो है, यहां पर दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम और एक है आपका क्लोरीन, यही ना। तो मैग्नीशियम जो है बेटा ये आपकी धातु है, और क्लोरीन जो है ये आपकी धातु है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना मैग्नीशियम, ये वैद्युत संयोजी यौगिक बना।
यह जो यौगिक है वैद्युत संयोजी यौगिक है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो यौगिक बनता है वो वैद्युत संयोजी यौगिक होता है। तो जो ये मैग्नीशियम होगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है, वैद्युत संयोजी यौगिक है। अब ये बना कैसे होगा इस बात को ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम क्योंकि धातु है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहे होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और क्लोरीन क्योंकि अधातु है तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया, क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया गया, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना होगा जिसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इस बॉन्ड से के द्वारा एक यौगिक का फॉर्मेशन हुआ होगा, एक यौगिक का निर्माण हुआ होगा, जो यौगिक था मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे कहा गया वैद्युत संयोजी यौगिक। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग देख के इसका स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 12, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2 यही होगा। और क्लोरीन जो है आपका ये है 17, 2,8,7। तो मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं। इसका मतलब जब हम इसकी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, चाहे डॉट से चाहे क्रॉस से। अब जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे तो क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, चाहे डॉट से चाहे क्रॉस से। और यहां पर देखिए 2 से ज्यादा एलिमेंट हैं, तो जो अकेला एलिमेंट होगा उससे हम कहते हैं मध्य तत्व, है ना, वही आपका मुख्य तत्व होगा। तो मैग्नीशियम को बीच में लिखेंगे, क्लोरीन दोनों किनारे किनारे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम हो गया आपका। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मैग्नीशियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर रख दे रहा हूं और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर रख दे रहा हूं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मिल गई मैग्नीशियम की। अब क्लोरीन का बताया जा चुका है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 7 इलेक्ट्रॉन आप डॉट से लिख दो, और इसी तरह इधर के क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 7 इलेक्ट्रॉन आप डॉट से लिख दो। अब क्या होगा कि एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को भी देगा और यह क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब देखें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और क्लोरीन इधर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर वाला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर भी एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक निगेटिव चार्ज, इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इसको तो इधर पॉजिटिव चार्ज और एक इसको तो इधर पॉजिटिव चार्ज, और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर भी एक निगेटिव चार्ज आ गए। तो यहां पर देखें नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है, जो बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे, एक ऐसे और एक इधर। यह बॉन्ड जो होगा, इस बॉन्ड में बीच में हम लोग तीर लगाएंगे, और तीर की डायरेक्शन किधर करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी तरफ से, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी तरफ। तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो तीर उसकी तरफ से लगी और क्लोरीन की तरफ मुंह कर दिया हम लोगों ने, तो ये 2 वैद्युत संयोजी बॉन्ड बन गए, और ये वैद्युत संयोजी बंध हो गए, 2 वैद्युत संयोजी बंध हो गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ, ठीक है। और ये जो यौगिक बना मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका ऐसा हो गया, और यहां से जो यौगिक बनेगा वो यौगिक बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से बना है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड कहेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। तो यह जो यौगिक बनेगा वो वैद्युत संयोजी यौगिक होगा, ठीक है। अब हमें लगता है कि आपको धातु और अधातु की रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि धातु अधातु ने तो रिएक्शन किया, जरूरत थी दोनों को एक दूसरे की, एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था। तो अगर जरूरत एक थी, दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे थे, दोनों साझा कर रहे थे, दोनों बॉन्ड बना रहे थे, दोनों कंपाउंड बना रहे थे,
अब हम लोग देखते हैं कि अगर अधातु अधातु रिएक्शन करेगी तब क्या होगा, अगर नॉन मेटल रिएक्शन करेंगी तब क्या होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हटाते हैं बेटा। अब अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगी तब क्या होगा। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्शन करेंगी तब क्या होगा। देखें, आपने कहा कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करती हैं तो वैद्युत संयोजी बंध बनता है और वैद्युत संयोजी यौगिक बनता है। ठीक है, लेकिन जब नॉन मेटल रिएक्शन करेंगी तो सहसंयोजी बंध बनेगा और जो यौगिक बनेगा वह यौगिक सहसंयोजी यौगिक होगा। जब नॉन मेटल की रिएक्शन होगी, अधातु की रिएक्शन अधातु से होगी, अधातु की रिएक्शन अधातु से होगी, तब जो बांड बनेगा वह सहसंयोजी बंध बनेगा, कोवैलेंट बांड बनेगा, और जो यौगिक बनेगा ये सहसंयोजी यौगिक बनेगा। यह यौगिक जो बनेगा बेटा ये सहसंयोजी यौगिक बनेगा। यह यौगिक बना आपका सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो ये मेटल हो, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल, ये भी आपकी नॉन मेटल है, और ये जो यौगिक बना ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अधातु जो होगी, अधातु क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती है, और दूसरी अधातु होगी वह भी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेंगी, तो दोनों की जो जरूरत है वह एक दूसरे से कैसे पूरी होगी, साझा करेंगे। वो लोग कुछ इलेक्ट्रॉन साझे में रखेंगे और जरूरत पर दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यह वैलेंट बांड बनेगा। तो जो बांड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा वह कहलाएगा कोवैलेंट बांड, और जो बांड इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनेगा वह कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बांड। जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बांड बनता है धातु अधातु के बीच में उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, और जो बांड बनेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से उसे सहसंयोजी बंध कहेंगे। ठीक है, अब देखें सहसंयोजी बंध जो होंगे वो 3 बन सकते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, 2 सहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुई तो एकल सहसंयोजी बंध बना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो द्विसहसंयोजी बंध हुआ। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो त्रिसहसंयोजी बंध होगा। ठीक है, तो यही बंध सकते हैं, 3 से ज्यादा कोवैलेंट बांड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो चीजें और समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन ही देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन अधातु है भाई, हाइड्रोजन अणु है ना, हाइड्रोजन अणु का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, अधातु है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा में अक्रिय कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो यहां हाइड्रोजन एक अधातु, दूसरी अधातु भी हाइड्रोजन, और इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब आप रखोगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यह भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, यह भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो इनके बीच में क्या होगा, साझा होगा इलेक्ट्रॉनों का। कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होगा ये आप देख लीजिए। ये मान लीजिए हाइड्रोजन की कोष है, ये दूसरे हाइड्रोजन की कोष है। ठीक है, अब एक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था वह इस वाले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखें, इस वाले हाइड्रोजन को कितनी वैकेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको अपने संयोजी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ही थे, दोनों ने एक दूसरे को दे दिए, अब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में तो बचे नहीं।
अब देखिए साझे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक। अब इस हाइड्रोजन के पास पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। इसके पास भी कितने हो गए, दो। इन दोनों का अष्टक पूरा हो गया और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो इनके बीच में एकल बॉन्ड बनेगा, एकल बॉन्ड बनेगा, एक सहसंयोजी बंध बनेगा। तो यह बंध जो हुआ इसे कहेंगे सहसंयोजी बंध। और कैसा सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। और ये जो अणु बना H2, ये आपका सहसंयोजी अणु है। ठीक है, ये हो गया आपका H2 हाइड्रोजन का एकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपका हुआ, एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ, एकल सहसंयोजी अणु का निर्माण हुआ। हम लोग दो बॉन्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिठाते हैं बेटा इसको। दूसरे एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के अणु की। ऑक्सीजन के अणु का निर्माण हम देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन अणु का निर्माण भी जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु होती है। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु जब रिएक्शन करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। देखते हैं ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का अणु, इसका फॉर्मेशन। यहां देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधातु है, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए, अधातु से अणु बने। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलेंगे तब ऑक्सीजन का अणु बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है। तो दो अधातुएं जब आप आपस में रिएक्शन करेंगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन करेंगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, 2, 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के, 6 हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चाहे डॉट से चाहे क्रॉस से रख दें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मिल जाएगी। तो एक ऑक्सीजन का अणु ये, परमाणु ये, एक ऑक्सीजन का परमाणु ए। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करें तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसकी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करें तो 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। दो अधातु परमाणु हैं ऑक्सीजन के, दो रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखें यह भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अक्रिय गैस के सदृश संरचना होगी 2, 8 की होगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये पर पूरा करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ये भी चाहेगा। तो इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दे कोई नहीं सकते, लेना ही दोनों का है, तो दोनों साझेदारी करेंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे अब आगे देखते हैं। अब ये साझा जब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की पहले वाले ऑक्सीजन की कोष हो गई, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन की कोष हो गई। अब ये जो पहला वाला ऑक्सीजन है इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दूसरा वाला ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दूसरा वाला ऑक्सीजन पहले वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो पहला वाला ऑक्सीजन उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास वैकेंसी 2 की थी, तो पहला वाला ऑक्सीजन इसको 2 वैकेंसी इसकी फिल कर देगा। अब देखें इलेक्ट्रॉन बचे कितने, पहले वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है दूसरे को, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 4। 1, 2, 3, 4। दूसरे वाले ने पहले वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखें अष्टक पूरा करें, 4 साझे का इलेक्ट्रॉन, 4 इसका, 8 हो गया। दूसरे के पास भी 4 साझे का इलेक्ट्रॉन, 4 इसका, 8 हो गया। अष्टक दोनों के पूरे हो गया, क्रिया सदृश संरचना हो गई। लेकिन यहां साझेदारी कितने कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और ये कैसा बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा। और कौन सा संयोजी बंध होगा, द्विसहसंयोजी बंध होगा, द्विसहसंयोजी बंध होगा। और 2 सहसंयोजी बंध बना और कौन सा अणु का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो गया। ठीक, अब एक एग्जांपल
त्रिसहसंयोजी बंध का देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें। त्रिसहसंयोजी बंध के एग्जाम्पल में हम लोग नाइट्रोजन के अणु की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के अणु का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन के अणु का फॉर्मेशन क्या होगा? नाइट्रोजन अणु का बनना। यहां देखें, नाइट्रोजन अधातु है। अधातु के दो परमाणु मिलेंगे, दो आधार परमाणु मिलेंगे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, न कि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जिस बंध का फॉर्मेशन होगा वह सहसंयोजी बंध होगा, और जो अणु का फॉर्मेशन हुआ वह सहसंयोजी अणु हुआ। ठीक है, देखते हैं आगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,5। 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन अक्रिय इलेक्ट्रॉन संरचना कौन सी मिलने वाली है? 2,8। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 3 वैकेंसी है इसके पास। तो नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना रखें तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो बिंदु से रख दीजिए, या तो डॉट क्रॉस से रख दीजिए, या तो डॉट से रख दीजिए। तो इसको मान लीजिए क्रॉस से रख दें 2 और 3 5, और यहां पर डॉट से रख दें 2 और 3 5। ठीक है, अब इनमें जब साझेदारी होगी तो साझेदारी आप देख लीजिए, ये पहले नाइट्रोजन का कोष है, ये दूसरे नाइट्रोजन का कोष है। अब पहले वाले नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3, क्योंकि 3 चाहिए इसको। यहां देखिए 3 चाहिए, तो ये दूसरे वाले से 3 मांगेगा, दूसरा वाला इसको 3 देगा भी। ठीक है, और दूसरे वाले को भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, पहले वाले से मांगेगा, पहला वाला भी इसको 3 देगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इनके कक्षक में रह जाएंगे। पहले वाले के पास कितने बचे? 3 देने के पास 2। दूसरे वाले के पास कितने बचे? 2। अब देखें कोष कक्षक, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की कोष में देखो 6 साझे के 2 उसके 6 2 8। दूसरे वाले के कोष में देखो 6 साझे के 2 इसके 8। दोनों ने अक्रिय सदृश गैस संरचना प्राप्त कर ली। अब यहां पर देखें कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया दोनों ने? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। और ये कैसा कौन सा बंध हुआ? सहसंयोजी बंध हुआ। अब कैसा सहसंयोजी बंध हुआ? त्रिसहसंयोजी बंध हुआ। तो ये जो बॉन्ड बना ये सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, अब कैसा सहसंयोजी बंध है बेटा? त्रिसहसंयोजी बंध है। ये त्रिसहसंयोजी बंध है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करती हैं तो किस तरह के अणु का या किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कि मतलब जब धातु और अधातु क्रिया करती हैं तो किस तरह का यौगिक का निर्माण होता है, अधातु अधातु रिएक्शन करती हैं तो किस तरह के अणु या यौगिक का निर्माण होता है। आज इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।